हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और बिरसा मुंडा की कहानी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि ऐसा क्या हुआ था। हमें पता था कि विद्रोह शुरू हो गया था, कब, किस दिन और कौन कौन से साल पे किस आदिवासी ग्रुप ने कौन सा विद्रोह करा, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और हम आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ प्रश्न हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे और उनके भी हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आदिवासियों द्वारा विद्रोह। तो अब क्या हुआ था कि 19th और 19वीं और 20वीं सदी के टाइम पे, सेंचुरी के समय, जितने भी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे और वो इतने बड़े विद्रोह में चले गए थे कि अब उनको इतना सारा जो भी बदलाव हो रहा था उनको अपने ही वन से निकाल दिया गया, उनके रहन सहन पे टोक डाली गई, उनके पूरे सब कुछ उनको इतना रोका गया, उनपे टैक्स भी लगाया गया, कर लगाया गया, उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उनपे अत्याचार किए गए और जो मिडिल मैन और जमींदार और पैसे लेने वाले मनी लेंडर थे उनका भी इतना ज्यादा हर चीज में ये आदिवासी ग्रुप फंस चुके थे। तो अब बहुत बड़ा रीजन था उनके पास, एक बहुत बड़ा कारण था कि वे अब विद्रोह पे आ जाए। तो क्या, कब और कैसे क्या विद्रोह हुआ ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। जो पहला था यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है कि कोल जो ट्राइबल ग्रुप है उन्होंने 1831 से 32 तक विद्रोह करा। ठीक है, संथालों ने 1855 में करा और इन दोनों की बगावत बहुत ही ज्यादा फेमस थी और बहुत ही ज्यादा सबसे पहले बगावत इन्हीं ने शुरू करी थी। फिर मध्य भारत के बस्तर में 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र के वर्ली में हुआ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा की कहानी के बारे में। तो कहानी क्या है, तो जो बिरसा थे वो 1870 के मध्य में पैदा हुए थे और उनके पिता एक बहोंडा जंगल में पैदा हुए और वहीं पे रहे और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। बहुत ही गरीबी देखी उन्होंने और शुरुआत में उनको बिरसा मुंडा ने सिर्फ यही बात सुनी थी कि कैसे मुंडा क्लैन जो उनका ग्रुप था वे दीकुओं से बिल्कुल फ्री थे और वो उनके कब्जे में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बस यही चीजें सुनी थी। ठीक है, तो जो जैसे ही वो बड़े हुए और लड़कपन में आए, बचपन से लड़कपन में, और जैसे उनका ट्रांजिशन हुआ वे एक मिशनरी स्कूल में जाने लगे। ठीक है, तो वहां बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने के बाद उन्होंने मिशनरियों के उपदेश को सुनने का मौका मिला और वहां भी उन्होंने बस यही सुना था कि जो मुंडा समुदाय है वे कैसे स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते हैं और कैसे वे अपनी सारे फॉलोअर उनके पीछे करेंगे और वो पूरे अलग ही डिफरेंट जोन में बिल्कुल खोए हुए थे। अगर वे अच्छे ईसाई बन गए और वे अपनी खराब आदतों को छोड़ देते हैं तो बाद में उनको बेसिकली ईसाई में कन्वर्ट कराने का कोशिश किया गया था। बाद में बिरसा ने बहुत जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ समय बिताया और उन्होंने बहुत रियलिस्ट और बहुत ऐसी चीजें सीखी जैसे कि शांति धारण करना, कैसे शुद्धता की ओर जाना और उस पे ध्यान दिया ताकि वे अपने लोगों को इन ब्रिटिशर के अगेंस्ट भी वो कर सके, अलग कर सके और दोबारा बिरसा क्लैन को ऊपर ला सके। तो अपनी ये जो नई उनको सोच मिली थी वे उसको अब इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, और उन्होंने ये सोच को अपने बिरसा के आंदोलनों में, आदिवासी समाज को सुधारने के आंदोलनों में अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँवों में साफ सफाई रखे, डायन व जादू टोना के विश्वास ना करे बिकॉज ये सब अंधविश्वास है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। वे उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट करना चाहते थे। तो ये चीज थी और ऐसे ही उन्होंने शुरू किया। तो बिरसा ने क्या किया, अपने जो भी फॉलोअर थे उनके, ठीक है, अनुयायियों से व्यापारियों, महाजनों, मिशनरियों और जमींदारों से बाहरी लोगों को बाहर निकालने पर अपना
स्वर्ण युग यानी कि सतयुग प्राप्त करने का आग्रह शुरू कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये अंग्रेजों को गिरफ्तार भी कर लिया था 18वीं सदी के अंत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो बिरसा मुंडा प्रीच कर रहे हैं और सबको अपनी नई सोच के बारे में बता रहे हैं, और वो एक अलग ही बहुत ही अलग दौर था और बहुत ही जरूरी दौर भी था और एक बिल्कुल बदलाव लाया आदिवासियों के लिए। अब इन आंदोलनों का महत्व क्या था? इन्होंने दो महत्व थे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहला तो जो औपनिवेशिक सरकार थी हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार, तो ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जाए जिसमें दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके, उनको अपनी आजादी चाहिए और इनसे एक बार फिर जता दिया जाए कि अन्याय इनजस्टिस का विरोध करने के लिए आदिवासी हमेशा समक्ष है और हमेशा तैयार है। तो इन दो चीजों को महत्वपूर्ण बना के उन्होंने अपने सारे विद्रोह को आगे बढ़ाया और बहुत बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो ये थी हमारी बिरसा मुंडा की कहानी। अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी के जो आपके प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, रिक्स्थान भरे झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छितराना। हमने पता था कि वो छितारते हैं यानी कि फैलाते हैं बीजों को और उसी को कहा जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश टाइटल मिले। किस चीज की? भूमि टाइटल मिली, यानी कि भूमि का भूमि मिला उनको। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं, स्वामित्व मिला किसका? भूमि का। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। असम के डैश और बिहार के डैश के में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कहाँ पे? असम के बागान और बिहार के खादान। बागान किस चीज की थी? चाय की। और बिहार में किस चीज के खादान थे? कोयले के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। जंगली के रूप में वर्णित करा। इसका जवाब ठीक है, सही या गलत बताएं, हमें बताना है कि ये सही है कि गलत। तो व्यापारी संथालों के क्रमिकोश यानी कि जो कुकून है वे खरीद कर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पे बेचते। ये सही है कि गलत? हमने इसे स्लाइड में भी देखा तो मैंने एक्सप्लेन भी करा था। ये है बिल्कुल सही। फिर आती है बात, बिरसा ने अपने अनुयासियों का आह्वान यानी अर्ज करने के लिए वे अपने शुद्धिकरण करा, शराब पीने के लिए उनको छोड़ा, डायन और विचक्राफ्ट, जादू टोना, ये सब की प्रथाओं पे उन्होंने बोला कि इस पे यकीन ना करें, तो ये सारे कार्य करें। क्या ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, ये चीज हमने देखी भी थी। नेक्स्ट स्लाइड। झूम कल्टीवेटर जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वे जमीन को जलाते थे और उससे जो राख बना के उसको वे मिट्टी में इस्तेमाल करते, तो ये गलत है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। गलत है, वो बचाए नहीं रखना चाहते थे। वे उनको बिल्कुल जैसे वे जीते थे उससे बिल्कुल एक अलग ही जीवन चाहते थे कि वे एक अलग जीवन जिए और अपने हिसाब से जीना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के सामने कौन सी समस्याएं आई? कौन सी समस्याएं या दिक्कतें थी? पहली दिक्कत कि जो जमीन माप कर उनको प्रत्येक व्यक्ति पे हिस्सा दे दिया गया। किसने किया? ये ब्रिटिश सरकार ने किया। ठीक है, और किसे कितना लगान देना चाहिए वो भी तय कर दिया गया था। कुछ लोगों को भूस्वामी देना पड़ा और कुछ को पट्टेदारी। अब जो पट्टेदारी थे वे अपने भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे और बाकी जो भूस्वामी थे वो सरकार को लगान देते थे। तो ये थी वो सारी दिक्कतें या समस्याएं जो ये फेस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये पॉइंट्स भी लिख दिए, तो अपनी परीक्षा में अपने एग्जाम के लिए जब पढ़िए तो फिर इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। तो औपनिवेशिक शासन यानी कि जो कॉलोनियल रूल था उसके तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया?
पहला पॉइंट ये है कि जमीन का मालिकाना या उनको हक मिल गया था, लेकिन जो उनका शासकीय शक्ति थी या उनको जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो छीन लिया गया था। नियम को मानने पर बाध्य कर दिया था। जो भी अंग्रेज के नियम थे वे उनको मानना ही पड़ा था। अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था, और पहले जो उनके पास आते थे जो ताकत थी वे अब नहीं रही थी। तो ये थी अपने वैश्विक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकतों में बदलाव। मुखिया की ताकत बिल्कुल ही ज्यादा बदल गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान। तो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का कारण क्या था? दीकुओं से आदिवासी क्यों गुस्सा थे? आदिवासी जो थे वे बदलाव से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जो दीकुओं की वजह से था। उनके परिचित जीवन पद्धति पूरी नष्ट हो चुकी थी, उनकी आजीविका खतरे में आ गई थी और उनका धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। सब कुछ बदल चुका था, तो इसलिए वे दीकुओं से गुस्से में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा की कल्पना के स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को कितनी आकर्षित करती है? तो जो स्वर्ण युग था बिरसा का, हमने बिरसा की पूरी कहानी इसी वीडियो में पढ़ी और हमने देखा कि वे सतयुग यानी स्वर्ण युग की चर्चा करते थे और वे बताते थे कि जैसे सब कुछ अच्छा और खुश था, एक अच्छा जीवन जीते थे मुंडा क्लैन, और वहां भी पेड़ लगाते थे, बाग लगाते थे, बागों में काम करते थे, खेती करते थे, खुद की खेती करते थे और खुद ही रहते थे। तो बिरसा चाहते थे कि वे एक ऐसे युग को वापस लाने का एक ऐसा सपना देखते थे, ऐसी कल्पना करते थे, और अपनी बरादरियों और रिश्तेदारों को खून ना बहे और वे ईमानदारी से जिए और अच्छे से जिए, इसी की कामना करते थे। आखिरी प्रश्न जो है वो था कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता है कि आप अपने माता पिता और दोस्तों से दूसरे किसी शासक, किसी ऐसे आदिवासी विद्रोही के बारे में बताइए और उनका नाम, उनके नायकों का नाम पता करिए, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखिए या बताइए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जात्रा उरांव के। जात्रा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम जात्रा उरांव जात्रा था, और वे 1914 से 1919 तक ब्रिटिश शासन के विद्रोह में उन्होंने आंदोलन करा। तो इन्होंने क्या करा था, बेसिकली जात्रा ने क्या करा, उन्होंने उराव के बीच में उन्होंने सारे जो अंधविश्वास थी पहले उन चीजों को हटाया, उनको समझाया, उनको बोला कि दारू और इसका वहन ना करे, ठीक है, अंधविश्वास हटाया। फिर उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट विद्रोह करेंगे। उसने ये घोषणा करी कि वे अनुयायी जमींदारों को अपनी जमीन नहीं देंगे, वे अपने पारंपरिक तौर तरीकों से ही जिएंगे, और कोई भी ऐसे जो ब्रिटिश सरकार उनपे बात डालने की कोशिश कर रही है उसको बिल्कुल सुनेंगे नहीं, और उसके अगेंस्ट विद्रोह बिल्कुल करेंगे और अपने विचार आगे रखेंगे। उनके इस पूरे विद्रोह का विचार यह था कि उनका जो जमीन है वे उनकी ही जमीन है और कोई भी और उनसे जोर जबरदस्ती या कोई भी तरीके से छीन के नहीं लेके जा सकते हैं, और यही उनका मानना था। और इसी बात पे वो बिल्कुल इसी बात को माध्य मानकर और एकदम बेस बनाकर उन्होंने लड़ाई करा। ऐसा भी हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उनको और बहुत सारे अन्य आंदोलनकारियों को जात्रा के नेतृत्व में गिरफ्तार भी कर लिया गया, और उसके बाद उन्होंने गांधी जी से संपर्क करा। जैसे आप समय काल भी देख सकते हैं, ये वही समय काल था जब गांधी जी बिहार में चंपारण का काल शुरू करने वाले थे। तो ये सब धीरे धीरे फिर आंदोलन बढ़ने लगा। ठीक है, तो प्रश्न यही खत्म होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे हम, और अभी कुछ दोहराते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट 2 स्लाइड में, ताकि एक रिवीजन हो जाए और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाए। तो आइए दोहराते हैं। ठीक है, तो जनजातीय समूह के रूप के जो मुखिया थे, जिसको झूम खेती कल्टीवेशन करने वाले थे, वे शिकारी को इकट्ठा करने वाले थे, पशु चराने वाले थे, और वे या बसे हुए किसान थे। तो ये हमारा झूम कल्टीवेशन के बारे में पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट फटाफट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो आदिवासी समूह बस जाए
बस जाए, क्योंकि उनके लिए उन पे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, उन पे नियंत्रण करना आसान हो जाएगा और उनका जो प्रशासन है वो करना भी आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, वन कानूनों ने आदिवासियों के आंदोलन, जीवन शैली और उनकी जो आजीविका थी उसको महत्वपूर्ण रूप से इतनी प्रतिबिंबित कर दी थी कि वे विद्रोह का कारण बन चुका था। फिर हमने बिरसा मुंडा की कहानी देखी। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का उद्देश्य यही था कि वे साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को आदिवासियों की भूमि से बाहर निकालना चाहते थे, ठीक है। और फिर और वे एक स्वर्ण देश बनाना चाहते थे, वे एक ऐसा समय बनाना चाहते थे जैसे उनके एंसेस्टर्स ने और पूर्वजों ने एक समय काल देखा था उसके बारे में, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। और जो पांचवा पॉइंट है वो है व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों की आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला जो कानून था वे उसकी बात उनको माननी पड़ गई अंत में, और उनको अंग्रेजों को सारे आदिवासियों की बात माननी पड़ी, क्योंकि वे उनका जो पूरा फाइट चल रहा था और जो विद्रोह चल रहा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और उनके पॉइंट्स बिल्कुल सही थे और अंग्रेजों के लिए बिल्कुल असंभव हो चुका था कि वे उनको किसी भी तरीके से अपने नियंत्रण में कर सके। तो अंत में उन्होंने उनको रक्षा करने के लिए उनके जितने भी मतलब अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। तो ये चैप्टर हम यही खत्म करते हैं, इसके बाद हम 5वें चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए इतने, सब अपना ध्यान रखिए, बाय।